पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वागत करने के बाद कामदेव सिंह के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। अब आगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आईपीएस रामचंद्र खां को कामदेव सिंह पर 20,000 का इनाम रखकर उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बेगूसराय में लाया गया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कामदेव सिंह के खिलाफ आईपीएस रामचंद्र खां को किसके कहने पर बेगूसराय में लाया गया। दोस्तों, यह 1975 के आसपास की बात है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी थे और केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे। वैसे तो कामदेव सिंह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के दाहिना हाथ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। एक दिन केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से मिलने आते हैं। दोनों में कुछ बातचीत होती है और इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह कामदेव सिंह का जिंदा या मुर्दा शरीर डॉक्टर मिश्रा से मांगते हैं और इसके बाद ही आईपीएस रामचंद्र खान को कामदेव सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बेगूसराय लाया जाता है। कामदेव सिंह के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर बहुत से नेता मंत्रियों और कुछ अमीर व्यक्तियों को यह लगने लगा था कि जिस तरह से कामदेव सिंह का जनता सपोर्ट कर रही है, उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं जब कामदेव सिंह वास्तव में पूरे बिहार का राजा बन जाएगा और बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल और कलकत्ता तक उसका एक छत्र राज चलेगा। इस बात से कामदेव के विरोधी एक हो गए थे और उन्हीं विरोधियों का भरपूर साथ तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताओं ने दिया था। लेकिन कामदेव सिंह से अमीर भले ही नफरत करते थे, लेकिन गरीब उतना ही प्यार और आदर्श भाव से उनकी इज्जत करते थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उस समय यह लड़ाई अमीर गरीब की लड़ाई हो रही थी। हुआ यह था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार देश में गिरने के बाद बिहार में भी इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं रही थी। इसका ही फलस्वरूप जो वर्तमान सरकार थी उनमें कामदेव सिंह के विरोधी ज़्यादा संख्या में थे और इसलिए सभी ने मिलकर आईपीएस रामचंद्र खान को कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए तैनात किया था। लेकिन कामदेव सिंह का नेटवर्क सत्ताधारियों से अधिक मजबूत था। आईपीएस रामचंद्र खान के बेगूसराय आने की भनक कामदेव सिंह को बहुत पहले ही लग गई थी। इसके लिए उन्होंने अपनी पहले ही फील्डिंग लगा ली थी। आईपीएस रामचंद्र खान को जब भी कहीं कामदेव सिंह के बारे में मुखबरी मिलती तो वह रेड करने या उसे पकड़ने के लिए जाते, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही कामदेव सिंह वहां से गायब हो चुका होता था। दूसरी बात यह भी थी कि उस जमाने में कामदेव सिंह की किसी भी तरह की कोई तस्वीर पुलिस के पास उपलब्ध नहीं थी। कामदेव सिंह के ठिकानों पर बार बार छापे पड़ने की वजह से कामदेव सिंह ने बेगूसराय को छोड़ देना ही उचित समझा और कुछ समय के लिए वह नेपाल में जाकर वहां से अपनी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने लगा। लेकिन यह खबर कुछ ही महीनों बाद फिर से रामचंद्र खान को लग गई कि कामदेव सिंह नेपाल में छुपा हुआ है और इन्होंने नेपाल नरेश से बात करके उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन कामदेव सिंह रामचंद्र खान की चाल से 10 कदम आगे था, क्योंकि वहाँ नेपाल में नेपाल नरेश और कामदेव सिंह के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें नेपाल नरेश ने उनके यहाँ पर एक क्रांतिकारी को मारने का जिम्मा कामदेव सिंह को दिया था और इसके बदले में कामदेव सिंह को नेपाल में शरण के अतिरिक्त सभी मूलभूत सुविधाओं देने का वादा किया गया। कामदेव सिंह ने मात्र 3 दिन के अंदर उस क्रांतिकारी को मार के उसका शरीर नेपाल नरेश को तोहफे में प्रदान कर दिया। इसके फलस्वरूप जब आईपीएस रामचंद्र खान कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए नेपाल पहुंचे तो असली कामदेव सिंह की जगह उन्हें एक नकली कामदेव सिंह थमा दिया गया, जिसके बाद में उसे लेकर बेगूसराय लौट आए। फिर जब बाद में इंटेरोगेशन हुई तो यह पता चला कि यह तो कामदेव सिंह है ही नहीं। इसके बाद पुलिस की काफ़ी किल्ली उड़ाई गई और रामचंद्र खान का कुछ समय के लिए तबादला कर दिया गया।
लेकिन एक आईपीएस अफसर और एक बाहुबली में या अपराधी में जब जंग का आगाज़ होता है तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि दोनों में से कोई पीछे हटा हो। भले ही अंजाम उस सरकारी अफसर की मौत हो या फिर उस गैंगस्टर या अपराधी का अंत। आईपीएस रामचंद्र खान ने कसम खाई कि वे अपने इस अपमान का बदला कामदेव सिंह से जरूर लेंगे। इसी सोच के साथ दोबारा रामचंद्र खान कामदेव सिंह को पकड़ने की मुहिम शुरू कर देते हैं। आखिर कैसे आया कामदेव सिंह रामचंद्र खान के जाल में और किसने की थी मुखबरी, और कैसे हुई आज़ाद भारत की पहली पुलिस मुठभेड़, जानिए कामदेव सिंह की श्रृंखला के अगले एपिसोड में।